नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। तालिबान के अल्टीमेटम से पहले ही अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। पीर की रात करीब 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से फ़ौज का आखिरी जत्था रवाना हुआ। इसके साथ ही अमरीकी फ़ौज के यहाँ 20 साल चले एक मुहिम का इख्तिताम हो गया। इधर अमरीकी फ़ौज की विदाई हुई और उधर तालिबान ने अफ़गानिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। तालिबान ने कहा कि इस जंग में उनकी जीत हुई है। ये घुसपैठियों के लिए एक सबक है। काबुल एयरपोर्ट पर रिपोर्टर से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये एक तारीखी मौका है और हमारा मुल्क अब आज़ाद है। मैं सभी अफ़गानियों को जीत की मुबारकबाद देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान छोड़ देना था, लेकिन अमेरिकी 24 घंटे पहले ही अफ़गानिस्तान से निकल गया। जैसे ही अमेरिका के 4 फौजी प्लेन C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान अफ़गानिस्तान को कैसे चलाएगा, सरकार की सूरत कैसी होगी, ख़वातीन की हालत क्या होगी और क्या अफ़गानिस्तान फिर से दहशतगर्द तंजीमों का महफूज ठिकाना तो नहीं बन जाएगा। अभी तक तालिबान ने नई हुकूमत की तश्कील की तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो हुकूमत में ख़वातीन की हिस्सेदारी को तैयार है। स्कूल कॉलेजों में उनकी पढ़ाई के लिए पहले ही हामी भर चुका है तालिबान, लेकिन ख़वातीन की आज़ादी, उनके आने जाने को लेकर अभी भी सवाल है। तालिबान ने कहा कि हम हुकूमत के कुछ मॉडल्स पर गौर कर रहे हैं और इसमें इस्लामी हुकूमत भी शामिल है। हम ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अफ़गानिस्तानियों को काबिल कबूल होगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम हुकूमत की तश्कील को लेकर तुलबा, दानिश्वरों, मजहबी कायदीन और साबिक़ मुजाहिद कायदीन से बातचीत कर रहे हैं। हमने सभी सूबों में लोकल कायदीन से भी, मकामी कायदीन से भी बातचीत की है। हम समाज के सभी तबक़ात की राय जानकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सभी पर लागू किया जा सके। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि हम हुकूमत में ख़वातीन की हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐलान भी किया गया है कि ख़वातीन को पढ़ाई की इजाज़त होगी, लेकिन उनके क्लासरूम अलग होंगे, वो लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकेंगी। دا شیبه هوایي میدان کې مجاهدین فاتحانه ډول راوتل، د خوشحالۍ ډزونه کوي. الحمدلله 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 الحمدلله. अमरीकी फ़्लाइट्स ने अफ़गानिस्तान का एयर स्पेस अभी छोड़ा भी नहीं था कि तालिबान ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसी बीच नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन ने एक इमरजेंसी मैसेज जारी करके कहा कि काबुल एयरपोर्ट अब किसी के कंट्रोल में नहीं है और यहाँ कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी प्लेन का यहाँ से उड़ना या उतरना महफूज नहीं है। वहीं तालिबान का कहना है कि उसके स्पेशल फोर्स बद्री 313 ने काबुल हवाई अड्डे की हिफाजत की कमान संभाल ली है। उधर जनरल मैकेंजी ने अमेरिका में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज की पूरी तरह वापसी का ऐलान कर दिया। जनरल मैकेंजी ने यह भी बताया कि अफ़गानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे कुछ अमेरिकी शहरी अभी अफ़गानिस्तान में ही रह गए हैं। अमेरिकी फ़ौज ने पीर की रात को काबुल छोड़ दिया था। उसके जाते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ रखे प्लेनों को तालिबान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी अफवाज ने इन प्लेनों को जाने से पहले नाकर्दा बना दिया है। सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया। मैकेंजी ने कहा कि ये प्लेन अब कभी भी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इनमें से ज़्यादातर प्लेन मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। मैकेंजी ने यह भी कहा कि अमेरिकी फ़ौज करीब 70 माइन रेसिडेंट
एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल यानी MRAP व्हीकल एयरपोर्ट पर छोड़ आई है। यह व्हीकल IED अटैक और दुश्मन के हमलों को झेल सकती है। एक व्हीकल की कीमत $10 लाख तक हो सकती है। फौज ने उन्हें भी डिसेबल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही ग्रुप तश्कील दिया जिसमें वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और आला ओहदेदार शामिल हैं ताकि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में हिंदुस्तान की तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जा सके। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सरमायाकारी और कई मंसूबों के पेश नज़र हिंदुस्तान के मफादात अफगानिस्तान से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये एक बहुत अहम कदम समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक ये ग्रुप तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद बदलती सूरत हाल के पेश नज़र तश्कील दिया गया है। हिंदुस्तान की पॉलिसी और विजन के मुताबिक बनाई गई है। इस ग्रुप का काम अफगानिस्तान में रोज़मर्रा की पेशरफ्त और हिंदुस्तान पर उसके असरात पर नज़र रखना है। ये ग्रुप पिछले कुछ दिनों से बाकायदगी से मीटिंग कर रहा है। अभी अफगानिस्तान के तनाजुर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तरजीह वहाँ से लोगों की महफूज वापसी और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। इसके साथ एक हिकमत अमली बनानी होगी कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान की सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ न की जाएँ। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अगस्त में हिंदुस्तान की सदारत के अख्तामी सेशन में अफगानिस्तान से लोगों की महफूज वापसी और मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने और वहाँ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की है। हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों को अफगानिस्तान के मसले पर एतमाद में लेने के कवायद के हिस्से के तौर पर भी आगाह किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट एनेक्सी में तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरों की मीटिंग में तमाम पहलुओं से इसके बारे में इतला दी थी। उन्होंने बताया था कि फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाना अभी हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से पिछले हफ्ते 6 परवाज़ें चलाई थी जिनमें हिंदुस्तानी शहरियों समेत 550 से ज़्यादा अफराद वापस आए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में आज पैरा ओलंपिक का 7वां दिन है। बीते दिन हिंदुस्तान ने 2 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल अपने नाम किए थे और आज के दिन की शुरुआत भी शानदार देखने को मिली। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 साल के सिंगराज अधाना ने हिंदुस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अधाना 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे मकाम पर है। इससे जुड़ी कुछ और खबरें हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। अभी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज़ उस वक्त एक नई तारीख रकम हो गई जब अदालत उज़्मा के 9 जजों ने बैक वक्त ओहदे का हलफ लिया। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस NV रमना ने तमाम जजों को हलफ दिलवाया। हलफ उठाने वाले जजों में खातून जज जस्टिस BV नागरत्ना भी शामिल है। जस्टिस नागरत्ना समेत जुमला 3 खातून जजों ने भी हलफ लिया। 9 नए जजों की हलफबर्दारी और उनके ओहदा संभाल लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मजमूई तादाद 24 से बढ़कर 33 तक पहुंच गई है। तमाम 9 जजों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा बैक वक्त 9 जजों ने हलफ उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की हलफबर्दारी तकरीब भी जुदागाना रही क्योंकि यह पहला मौका था जब जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में हलफ उठाया। कोरोना से मुतालिक उसूलों के नाफिजुल अमल होने के सबब यह फैसला लिया गया। उतना ही नहीं, पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जजों की हलफबर्दारी तकरीब को TV पर बराह रास्त नशर किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 खातून जजों ने हलफ उठाया है और तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 खातून जज अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। जस्टिस BV नागरत्ना के हलफ लेने से ये भी यकीनी हो गया कि साल 2027 में हिंदुस्तान को पहली मरतबा खातून चीफ जस्टिस हासिल होंगी। जस्टिस नागरत्ना सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगी, ताहम उनकी मुद्दत कार महज 36 दिनों की रहेगी। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की बेटी भी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने में कामयाब हुई हो। जस्टिस नागरत्ना से पहले उनके वालिद जस्टिस ES वेंकटरमैया भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। नागरत्ना कर्नाटक से तरक्की पाने वाली पहली खातून जज हैं। वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वक्त तक अपनी खिदमत देने वाली खातून चीफ जस्टिस हैं। वहीं जस्टिस हिमा कोहली इससे कबल तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। Hima Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Bangalore Venkatramaya Nagaratna, Having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law. टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज 7वां दिन है। हिंदुस्तान ने अब तक 2 गोल्ड समेत जुमला 10 मेडल जीत लिए हैं। मंगल के रोज मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगवेलू ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 साल के सिंगराज अधाना ने हिंदुस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मरियप्पन ने 2016 रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। मरियप्पन ने 1.86 मीटर की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई, वहीं शरद ने 1.83 मीटर की छलांग लगाई। अमेरिका के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर की छलांग के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हिंदुस्तान ने पहली बार किसी पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में 10 मेडल जीते हैं। बीते दिन हिंदुस्तान ने 2 गोल्ड समेत 5 मेडल अपने नाम किए थे और आज के दिन की शुरुआत भी शानदार देखने को मिली। राजस्थान में नागौर में वाक़ श्री बालाजी के पास मंगल की सुबह एक भयानक हादसा पेश आया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। 6 की हालत तशवीशनाक है। इनमें 6 खवातीन और 2 मर्द मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे के बाद 2 खवातीन और 1 मर्द को बीकानेर रेफर किया गया, जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई। एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच ये हादसा पेश आया। इसके बाद हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम लग गया। सभी मरने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के घाटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा व दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। वज़ीर आज़म ने पीएम रिलीफ फंड से हादसे में जान गंवाने वालों के अफराद ख़ानदान को 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को 2-2 लाख रुपए देने और ज़ख्मियों का इलाज कराने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि 12 सीटर जीप तूफान में 18 लोग सवार थे। उज्जैन के घटिया के इंचार्ज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि गांव से 40 लोग 3 गाड़ियों में सवार होकर इतवार की शाम को गए थे। करणी माता के दर्शन के बाद 2 गाड़ियां दर्शन के लिए देवरा चली गई, जबकि तूफान जीप के लोग बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। इस बीच नागौर से नोखा की तरफ जा रहे ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तमिलनाडु के DMK MLA वाई प्रकाश के बेटे करुणा सागर और उनकी बीवी बिंदु भी शामिल है। इनके अलावा हादसे में इशिता, धनुष, अक्षय, गोयल और रोहिता की भी जान गई। पीर की रात करीब 2:30 बजे उनकी तेज़ रफ्तार ऑडी कार फुटपाथ पर चढ़कर खंबे से टकरा गई। अडुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 खवातीन थी। ये सभी 20 से 30 साल के थे और नाइट आउट पर निकले थे। पुलिस के मुताबिक कार में सवार किसी भी शख्स ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इससे गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। इतला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मंगल की सुबह भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है। इससे कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। सड़क ब्लॉक हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस और इंतजामिया के ओहदेदार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडस्लाइड औरंगाबाद धुले हाईवे पर कन्नड़ घाट में 3 मकामात पर हुई है।
ये गाड़ी वेल ये गाड़ी वेल नोएडा में बने सुपरटेक एमराल्ड की 40 मंजिल की 2 इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर गिराने के अहकाम जारी किए हैं। ये दोनों इमारतें नोएडा एक्सप्रेसवे के पास बनी हैं। दोनों में एक हजार फ्लैट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब नक्शा पास हुआ था तब दोनों टावरों की अथॉरिटी से इजाज़त नहीं ली गई थी। क़वायद यानी गाइडलाइंस का वायलेशन करके ये टावर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन्वेस्टर्स को 12% ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि टावर तोड़ते वक्त दूसरी इमारतों को नुकसान ना पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सुपरटेक की तरफ से RWA यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देना होगा। नोएडा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ लगभग 70,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन सेक्टर 93A में अलॉट की थी। सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों की तामीर की गई थी। हर टावर में 11 मंजिल बनी थी। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा करवाया। इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से 2 टावरों के लिए FAR खरीदा। बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर कराया था। इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट्स बनाना शुरू कर दिए। इनमें सेक्टर 9A के प्रेमिसेस में 11 मंजिल वाले 15 टावरों के बीच जब 2 ऊंचे टावर बनने शुरू हो गए तो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने एतराज़ जताया। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की गई। तर्क ये था कि जिस एरिया में ग्रीनरी बताई गई थी वहां पर ये टावर बनाए गए। इसके साथ ये भी कहा गया है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट की शर्तों के तहत 60% बायर्स की बिना सहमति के रिवाइज प्लान को अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। इसकी NOC नहीं ली गई थी। RWA ने कहा कि बिल्डिंग की तामीर 24 मंजिल के हिसाब से की गई थी, उसे अब 40 मंजिल का बनाया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की गई थी। इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान 11 अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को गिराने का हुक्म दिया था। तब तक एक्सप्रेस टावर में 21 मंजिल और सियान टावर में 17 मंजिल बन चुकी थी। हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि इन टावरों में फ्लैट खरीदने वालों के लिए 2 ऑप्शंस दिए जाएं। इनमें बिल्डर रिफंड मांगने वालों को 14% बैच के साथ रकम वापस करेगी। अगर बायर पैसा वापस लेना नहीं चाहता तो उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्टिंग का ऑप्शन भी दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ में बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के टावरों को गिराने के हुक्म पर स्टे दे दिया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP स्कीम को लेकर हुकूमत पर हो रहे अपोजिशन पार्टियों के हमलों पर आज भड़क गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी और कौमी मफाद से कोई समझौता नहीं करेगी। अपोजिशन पार्टीज हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो मॉनेटाइजेशन के नाम पर मुल्क के एसेट्स बेचने पर आमादा है। वज़ीर फाइनेंस ने अपने ट्वीट में ख़ास तौर पर मेन अपोजिशन कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चोरी छुपे काम करना तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत जो काम करती है मुल्क की भलाई के लिए करती है। सीतारमण ने कहा कि उनकी हुकूमत
दूरअंदेश है और रिफॉर्म्स लाने के लिए वो पाबंदे अहद है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर हुकूमत कह रही है कि इस स्कीम के तहत वो उन जायदादों को मोनेटाइज करना चाहती है जिन पर खर्च तो बहुत हुआ है लेकिन उनसे पूरी कमाई नहीं हो पा रही है। मोनेटाइजेशन किए जाने से उनका रखरखाव सही से होगा और उसकी पूरी कीमत वसूल होगी और इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाने वाली दूसरी स्कीम्स में पैसा लगाया जा सकेगा। हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज एक सियाहबाब जलियांवाला बाग की तजदीदकारी पर लोग हुकूमत पर सख्त तनकीदें कर रहे हैं और इसे शहीदों की बेहुरमती करार दे रहे हैं। इसी ज़िमन में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहीदों की ऐसी बेहुरमती वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता हो। ख्याल रहे कि जंग आज़ादी के दौरान अमृतसर में वाक़ जलियांवाला बाग में जालिम बरतानवी हुकूमत ने 102 साल पहले 1000 से ज़्यादा निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ आज तक वो गलियारे मौजूद हैं जिनका रास्ता रोककर जनरल डायर की क़यादत में अंग्रेज़ फ़ौज ने बैसाखी के मौके पर पुरअमन मुजाहरा कर रहे मर्द व ख़वातीन पर फायरिंग कर दी थी। उन गलियारों की तजदीदकारी पर हुकूमत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि जलियांवाला बाग के शहीदों की ऐसी बेहुरमती वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूँ, शहीदों की बेइज्जती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम इस भद्दे जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं की वो उन्हें कभी नहीं समझ सकते जिन्होंने ऐसा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ तजदीद शुदा कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करते हुए लिखा था कि मुल्क का फ़र्ज़ है कि वो तारीख़ की हिफाजत करे। इस पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल किया गया और लोगों ने हुकूमत पर तारीख़ को तहस नहस करने का इल्ज़ाम आयद किया। उत्तर प्रदेश के 3 ज़िलों में अनजान बुखार का असर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात फिरोज़ाबाद के हैं। यहाँ पीर के रोज़ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था। जैसे ही वो फिरोज़ाबाद से लखनऊ के लिए निकले, यहाँ रात में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ ज़िले में अनजान बुखार यानी अननोन फीवर है, इससे मरने वालों का आंकड़ा 45 हो गया। हालांकि इंतज़ामिया ने अब तक 39 अमवात की तस्दीक की है। इसी तरह हफ्ते के रोज़ एक दिन के अंदर सहारनपुर के टपरी कला गांव में भी 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। मथुरा के फरा ब्लॉक के 3 गाँव में 60 से ज़्यादा लोग इस बुखार की चपेट में हैं। फिरोज़ाबाद की न्यू अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाले सुनील कुमार की 1 साल की बच्ची शानिया, नगला सिंधी क्षेत्र के जय सिंह का 7 साल का बेटा तरुण और ऐसे ही कई बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,73,429 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी दौरान 8,355 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 21,80,68,522 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 45,26,808 हो गई है। दुनिया भर में अब भी 1,85,71,270 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 30,941 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान सेहतयाब होने वाले लोगों के ज़्यादा रहने से रिकवरी की शरह बढ़कर 97.53% हो गई है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में मुसलसिल इजाफा हो रहा था और ये तादाद 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही थी। पीर को मुल्क में 59,62,286 अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और अब तक 64,05,28,644 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 30,941 नए केसेस की आमद के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 3,27,66,880 हो गई है। इसी दौरान 36,275 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 3,19,59,680 हो गई। इसी अरसे में एक्टिव केसेस 5,684 कम होकर 3,70,640 तक पहुंच गए। इस दौरान 350 मजीद मरीजों की मौत की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 4,38,560 हो गई है। रोज़ाना 3 कप कॉफ़ी दिल को दुरुस्त रखती है। ये 21% तक स्ट्रोक और 17% तक ख़तरनाक दिल की बीमारियों का ख़तरा घटाती है। ये दावा बुडापेस्ट की एक यूनिवर्सिटी के स्टडी में उनकी एक हालिया रिसर्च में सामने आया है। कॉफ़ी का सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने बड़े पैमाने पर
ये स्टडी की है। रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक में रजिस्टर्ड 4,60,000 लोगों पर रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान उनकी सेहत और कॉफ़ी पीने की आदतों का एनालिसिस किया गया। रिसर्च को समझने के लिए इन लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी वो जो 22% लोग थे जिन्होंने कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी थी। दूसरे ग्रुप में 58% लोगों ने आधे से 3 कप तक कॉफ़ी पी और तीसरे ग्रुप में 20% लोगों ने 3 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पी थी। जिन लोगों ने रोज़ाना 3 कप तक कॉफ़ी पी उनमें मौत का खतरा 12% तक घटा, दिल की बीमारियों का अंदेशा 17% तक कम हो गया और स्ट्रोक का रिस्क 21% तक घट गया। रिसर्चर्स ने कॉफ़ी का दिल पर असर देखने के लिए रिसर्च में शामिल लोगों के हार्ट का MRI स्कैन करवाया। स्कैनिंग के जरिए कॉफ़ी और दिल पर पड़ने वाले असर को समझा गया। स्कैन रिपोर्ट का कंपैरिजन उन मरीजों के हार्ट से की गई जिन्होंने कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी थी। इस तकाबुल करने पर पाया गया कि जो लोग रोज़ाना एक पहले से तयशुदा मकदार में कॉफ़ी पी रहे थे उनके दिल का शेप हेल्दी होने के साथ बेहतर काम कर रहा था। कॉफ़ी हार्ट पर पड़ने वाले उम्र के असर को भी घटाती है। एक और खबर है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो हम आपको कल की खास बात में तफसील से बताएंगे। अब बात करते हैं यूरोप और सऊदी स्कूल की। यूरोप में कोरोना के ज़्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी में भी स्कूलों को खोला जा रहा है और तो और लाखों बच्चे भी क्लासेस में लौट रहे हैं। इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोपीय ऑफिसेस, यूनिसेफ और सेंट्रल एशिया रीजनल ऑफिसेस ने स्कूलों को खोलने की वकालत की है। साथ ही वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम को अपनाने के अहकाम दिए हैं। यूरोप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हंस हेनरी पी क्लूगो ने कहा कि यूरोप में अब स्कूल खुले ही रहने चाहिए, इसके लिए स्कूलों को सख्ती की ज़रूरत है। उन्होंने अहकाम देते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों और टीचर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने के साथ क्लासेस में ज़रूरी इंतजाम करवाए जाएं। इसके तहत अच्छे वेंटिलेशन, कम कैपेसिटी के साथ क्लास और जिस्मानी फासला और बच्चों और स्टाफ की रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर भी स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। पिछले 17 महीनों से सऊदी अरब में स्कूल बंद हैं। पीर के रोज़ नए एक मॉडल के तहत स्कूल खोल दिए गए। स्कूल में सिर्फ उन्हीं तुलबा को दाखिला दिया जा रहा है जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों। सऊदी के वज़ीर तालीम हमद बिन मोहम्मद अल शेख ने बताया कि पहले दिन मुल्क भर के 25,000 स्कूलों में करीब 60 लाख तुलबा पहुँचे। ये सभी वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। कोविड के कहर के बाद वाले माली साल यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्त रही। जून तिमाही में मुल्क की जो मईशत है वो तेज़ उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गई है। ये किसी भी तिमाही में अब तक की रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही थी। पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव में 24.4% रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 21.4% रहने का अंदाज़ा दिया था। इसके साथ ही एक सर्वे में शामिल 41 इकोनॉमिस्ट ने ग्रोथ रेट का जो अंदाज़ा दिया था उसका औसत 20% था। असल जीडीपी ग्रोथ इसके एकदम करीब रहा। ग्रोथ रेट में तेज़ उछाल की वजह साफ तौर पर बेस इफेक्ट रही। ऐसे में जानकारों का कहना है कि बेहतर तस्वीर के लिए हमें जीडीपी को तिमाही की बुनियाद पर देखना होगा। ये अच्छी बात है कि इसमें तिमाही की बुनियाद पर लगातार सुधार हो रहा है। आखिर में बात स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगल के रोज़ बाजार में शानदार तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 57,625 और निफ्टी ने 17,153 पॉइंट्स का रिकॉर्ड लेवल छुआ और आखिर में सेंसेक्स 662 पॉइंट चढ़कर 57,552 पर और निफ्टी 201 पॉइंट चढ़कर 17,132 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 56,955 और निफ्टी 16,947 पर खुला था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।